के साथ में, और उसके बाद ऑनवर्ड जितने भी होते हैं उनको फिर आप पीरियोडिक टेबल में नीचे मेंशन करते हैं सीरियम के फॉर्म में और लैंथेनाइट ग्रुप मेटल्स और एक्टिनाइट ग्रुप मेटल्स, ये फिर नीचे लिखे जाते हैं। इसमें फिर हमने आगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की थी, उनकी अकरेंस जनरल इंट्रोडक्शन किया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे इनकी डिफरेंट तरह की इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जा सकती है। लैंथेनाइट से हमने स्टार्ट किया था, इनमें ये 15 एलिमेंट्स आते हैं, लैंथेनम से स्टार्ट होता है। लैंथेनम में F में इलेक्ट्रॉन 0 होता है और उससे ऑनवर्ड इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाती है 1 2 3 4। स्टेबिलिटी वाइज एम्प्टी F ऑर्बिटल स्टेबल होता है, उसमें लैंथेनम स्टेबल है। उसके बाद हाफ फिल्ड स्टेबल होता है, उसमें यूरोपियम और गैडोलिनियम स्टेबल हैं क्योंकि वहां पे F में 7 इलेक्ट्रॉन है। और फिर कंप्लीटली फिल्ड F ऑर्बिटल स्टेबल होता है, उसमें ल्यूटीशियम आ जाता है जो एंडिंग पे आ रहा होता है, और ये टर्बियम आ जाता है, वहां पे भी F14 है। तो ये वाले एलिमेंट्स इसमें स्टेबल कंसिडर किए जाते हैं बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल पे डिपेंडेंट होती है। ये लास्ट टाइम आपसे डिस्कस करने के बारे में आपको मैंने कहा था कि इसको पढ़ के भी देखिएगा। आगे इनका आता है कि इनको आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये पोर्शन हमने पिछली दफा कर लिया था। शेप्स ऑफ F ऑर्बिटल्स है कि F ऑर्बिटल्स होते किस तरह के हैं। ये 7 ऑर्बिटल्स होते हैं या 7 सब शेल्स में डिवाइडेड होते हैं। 7 सब शेल्स जिस तरह आप लोग D में करते हो 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स के, कुछ ऑर्बिटल्स जो हैं वो ऑन द एक्सिस होते हैं और कुछ बिटवीन द एक्सिस। सिमिलरली F में भी 3 ऑर्बिटल्स जो हैं ये ऑन द एक्सिस होते हैं, उसको आप FZ, FY और FX से डिनोट करते हैं। उसके बाद जो ये ऑन द एक्सिस हैं, ये वाले FZ, FY और FX, ये वाले 3 ऑर्बिटल इसमें ऑन द एक्सिस हैं। उसके बाद जो 4 ऑर्बिटल्स हैं ये बिटवीन द एक्सिस होते हैं, इनकी भी शेप सिमिलर होती हैं और ये 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बनते हैं। इनमें 3 ऑन द एक्सिस एंड 4 इन बिटवीन द एक्सिस। ये F ऑर्बिटल्स की शेप है, हमने ऐसे ही बनाने की प्रैक्टिस करनी है और इनको याद करना है। फिर आती है इनकी अबंडेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन के जमीन में ये कैसे पाए जाते हैं। लैंथेनाइट जमीन में पाए तो जाते हैं पर इनकी कंसंट्रेशन कम है, इसीलिए इनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स बोला जाता है। और रेयर अर्थ में भी ये फिर आगे इसकी 2 कैटेगरीज आ जाती हैं। कुछ जो हैं उनको हम येट्रिया ग्रुप मेटल्स कहते हैं और दूसरियों को हम सीरिया ग्रुप मेटल्स बोलते हैं। येट्रिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें येट्रियम डी ब्लॉक एलिमेंट्स में से एलिमेंट है और वो इसके साथ को एग्जिस्ट करता है और बहुत ज्यादा क्वांटिटी मिलती है हमें येट्रियम की भी उसके बीच में। वो उसका साइज, एटॉमिक साइज जो है वो सेम होता है लैंथेनाइट के जैसा, इस वजह से उसको इसी में ही इंक्लूड किया जाता है कि आप उसकी जब एक्सट्रैक्शन स्टडी करते हैं तब वो इसके साथ को एग्जिस्ट करता है लैंथेनाइट ग्रुप मेटल्स के साथ, इसलिए इनके साथ ही वो पढ़ा जाता है। लेकिन बेसिकली येट्रियम जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, पर वो चूंकि इसके साथ को एग्जिस्ट करता है इसलिए उसे इसके साथ ही स्टडी कर लेते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है कि उसकी जो डिफरेंट तरह की और जमीन में पाई जाती हैं उनके बारे में पढ़ें। वो जेनोटाइम है, मोनाजाइट है, ये फॉस्फेट की फॉर्म में होती हैं और दूसरे फॉर्मेट में होती हैं। ये टेबुलर फॉर्म में आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये 2 तरह की जो मेटल्स हैं, जो लोअर जिनका एटॉमिक नंबर होता है उनको हम कहते हैं सीरियम ग्रुप मेटल्स। ये गैडोलिनियम से पीछे पीछे तक, यानी शुरू के जो 7 मिनरल्स इसमें हैं, 7 एलिमेंट, सीरियम, प्रेजोडाइमियम, नियोडाइमियम, गैडोलिनियम से पहले पहले जो यूरोपियम तक एलिमेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन ये सीरिया ग्रुप मेटल्स में ज्यादा होती है, या लाइटर लैंथेनाइट्स इनको कहते हैं या सीरिया ग्रुप मेटल्स कहते हैं। इनमें जो लाइटर एलिमेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है 50 to 70% तक। इनको सीरिया अर्थ मेटल्स भी कहा जाता है कि इसमें लोअर एटॉमिक नंबर जिनका होता है वो वाली कंसंट्रेशन में ज्यादा होगी। दूसरी हैं येट्रियम ग्रुप मेटल्स, उनके बीच में येट्रियम के साथ साथ जिनका एटॉमिक नंबर गैडोलिनियम से ऑनवर्ड है, गैडोलिनियम से लेके ल्यूटीशियम तक, या उनको हैवियर लैंथेनाइट्स भी कहा जाता है,
उनकी कंसंट्रेशन इन वाली ओर्स में ज्यादा पाई जाती है। अच्छा, यहाँ पे कुछ जगहों पे लफ्ज ओर्स लिखा आएगा, कुछ जगहों पे लफ्ज मिनरल लिखा आएगा। इन दोनों में फर्क क्या होता है? जमीन में जब भी कोई सॉल्ट पाया जाता है तो वो सिर्फ वो सॉल्ट नहीं होता, उसके साथ दूसरे मिट्टी और गैंग मटेरियल या अनवांटेड मटेरियल भी होता है। आप जब उस सॉल्ट की बात करते हो, या जैसे यहाँ पे ये मोनाजाइट हम कह रहे हैं, मोनाजाइट अब ओर है, ओर के बीच में जो सॉल्ट है वो सीरियम फॉस्फेट है, यानी फॉस्फेट्स के सॉल्ट्स हैं जो ये सीरियम ग्रुप मेटल्स के बीच में पाए जाते हैं। उन फॉस्फेट्स के साथ अनवांटेड मटेरियल भी बीच में होता है, जिसको फिर हम टोटल चीज को हम बोलते हैं ओर। और इज द कंपोजिशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट इज मिनरल प्लस द गैंग मटेरियल, गैंग मटेरियल इज द अनवांटेड मटेरियल जिसको आपने प्रोसेसिंग के थ्रू रिमूव करवाना होता है। वो कलर्ड इम्प्योरिटीज भी हो सकती हैं, वो सैंड भी हो सकती है, वो मिट्टी भी हो सकती है, वो थोड़ा सा कोई बीच में कुछ भी अनवांटेड चीज हो सकती है जो सॉल्ट के अलावा उसके बीच में होगी, जिसे प्रोसेसिंग के दौरान रिमूव करवाना होता है। तो ये जमीन में ओर्स की फॉर्म में, जैसे हम क्योड़ा माइंस में कहते हैं जी वो सोडियम क्लोराइड का या नमक का बहुत बड़ा सोर्स है, लेकिन वहां पे अगर आप नमक के पहाड़ देखो तो वो कोई लाल रंग का आ रहा होता है, कोई काले रंग का आ रहा होता है, उसमें वो रंग इम्प्योरिटीज की वजह से, और वैसे भी वहां पे इतनी मिट्टी भी होती है, तो वो सारा अनवांटेड मटेरियल भी उन रॉक्स के बीच में है। सिर्फ सोडियम क्लोराइड उसमें वो मिनरल है, पूरी चीज को हम बोलेंगे और जब उसमें से अनवांटेड मटेरियल आप रिमूव करोगे तो दैट अनवांटेड मटेरियल इज गैंग मटेरियल। इस तरह ये इनका समझना होता है। अब ये सीरियम ग्रुप मेटल्स में जो चीजें आती हैं इसमें कौन कौन सी हैं? ये ज्यादातर फॉस्फेट्स हैं, कार्बोनेट्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, उनके ये नाम हैं। मोनाजाइट है जो सबसे ज्यादा एशियन कंट्रीज में पाई जाती है, और ये बेसिकली ऑर्थोफॉस्फेट्स होते हैं सीरियम ग्रुप मेटल्स के, यानी इसमें लाइटर लेंथेनाइड्स जो हैं वो फॉस्फेट की फॉर्म में ज्यादा पाई जाती हैं। उसके अलावा उसमें कुछ क्वांटिटी में थोरियम ऑक्साइड, सिलिका रेत को कहते हैं, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड और यूरेनियम की भी कंसंट्रेशन पाई जाती है, लेकिन 50 to 70% यानी सबसे ज्यादा बीच में कंसंट्रेशन जो है वो लेंथेनाइड्स की होती है। बाकी जो चीजें हैं बीच में उनकी कंसंट्रेशन कम होती है। दूसरी है बास्टासाइट और बास्टासाइट और जो हैं ये फ्लोरोकार्बोनेट्स हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं जमीन में। ये स्वीडन, कैलिफोर्निया और मैक्सिको एरिया है, वहां पे इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा पाई जाती है। तीसरी हैं सीराइड्स, ये बेसिकली सिलिकेट्स होते हैं जो जमीन में मिलते हैं। इनमें कुछ कंसंट्रेशन थोरियम ग्रुप मेटल्स की, थोरियम की भी होती है, लेकिन ज्यादा इसमें सीरिया की कंसंट्रेशन है, और यट्रियम और थोरियम, जर्कोनियम और यूरेनियम ये भी बीच में साथ में कोएग्जिस्ट करते हैं। यानी ये तीन फॉर्म में हैं, ऑर्थोफॉस्फेट्स, कार्बोनेट्स और सिलिकेट्स। ये तीन जो हैं ये इसमें मोनाजाइट, बास्टासाइट और सीराइड की फॉर्म में मुख्तलिफ मुल्कों में पाए जाते हैं। एशियन कंट्रीज में ज्यादा जो है ये मोनाजाइट होती है, उसके बाद ये स्वीडन, कैलिफोर्निया यानी जो आप कह लो अमेरिकन कंट्रीज हैं या अफ्रीकन कंट्रीज हैं, उनमें बास्टासाइट और सीराइड के ज़खायर जो हैं वो ज्यादा मिलते हैं। दूसरी क्लास ऑफ कंपाउंड यट्रिया ग्रुप मेटल्स, या जिनको हेवी लेंथेनाइड्स कहा जाता है। हेवी लेंथेनाइड्स पाई जाती हैं, उनमें एग्जांपल आती हैं गैडोलोनाइट की। गैडोलोनाइट जो है ये भी सिलिकेट्स हैं, लेकिन इसमें अब हेवियर लेंथेनाइट ज्यादा होते हैं, यानी गैडोलिनियम के सॉल्ट्स या यट्रियम के सॉल्ट्स ज्यादा होते हैं, इसलिए इसको गैडोलोनाइट भी बोला जाता है और ये टर्बाइट भी बोला जाता है। ये बेसिकली सिलिकेट्स हैं। इनमें अब यट्रियम ग्रुप मेटल्स 35 से 48% तक होती हैं, यानी हेवियर लेंथेनाइट्स। हेवियर लेंथेनाइट्स इसमें सिलिकेट्स की फॉर्म में भी होती हैं, प्लस ऑक्साइड्स की फॉर्म में भी होती हैं। दूसरी इसमें बेरियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड और थोरियम ऑक्साइड की कंसंट्रेशन भी पाई जाती है। फिर आते हैं जेनोटाइम। जेनोटाइम है ऑर्थोफॉस्फेट्स, ये जिस तरह आपने ऊपर मोनाजाइट पढ़ा था जो ऑर्थोफॉस्फेट सीरियम ग्रुप मेटल्स के थे, ये यट्रियम ग्रुप मेटल्स के ऑर्थोफॉस्फेट्स हैं, और ये इनमें 54 से 65% तक यट्रियम ग्रुप मेटल्स होती हैं, या उनको आप हेवियर लेंथेनाइट्स कह सकते हो,
कि हेवियर लैंथेनाइड्स की कंसंट्रेशन इसमें 65% तक पाई जाती है। कुछ क्वांटिटी लेस देन 1% जो है वो इसमें सीरियम ग्रुप मेटल्स की भी होती है। उसके साथ साथ थोरियम ऑक्साइड, यूरेनियम ऑक्साइड और जर्कोनियम ऑक्साइड भी मिलता है। अब इसमें से ये ध्यान रखो कि ये थोरियम और यूरेनियम ये दोनों एक्टिनाइड्स हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक्टिनाइड सीरीज के जो पहले 4 मेंबर हैं, एक्टिनियम, थोरियम, यूरेनियम और प्लूटोनियम, वो शुरू के 4 मेंबर्स जमीन में पाए जाते हैं। यूरेनियम से ऑनवर्ड ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स जितने भी हैं वो सारे के सारे मैन मेड हैं और उनको आप आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी या आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शंस के थ्रू प्रोड्यूस करवाते हो, वो सारे के सारे सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं। ये जो बीच में आते हैं हमारे पास थोरियम ऑक्साइड या यूरेनियम ऑक्साइड, इनको फिर आगे इनसे थोरियम और यूरेनियम एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इनकी क्वांटिटी वैसे ही बहुत फ्रैक्शंस में होती है और इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद आगे फिर आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शंस में यूज करके दूसरे एक्टिनाइड्स को प्रोड्यूस करवाया जाता है। उनका फिर आगे आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन रिएक्शंस में इस्तेमाल किया जाता है। मेन स्टार्टिंग एलिमेंट्स यही वाली ओर्स होती हैं जो लैंथेनाइड ओर्स हैं, क्योंकि लैंथेनाइड ओर्स के बीच में ही कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन थोरियम की और यूरेनियम की मिलती है और यही दो मेनली स्टार्टिंग एलिमेंट्स होते हैं जो एक्टिनाइड सीरीज में भी इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के लिए या उनकी प्रोडक्शन में मेन रिएक्टेंट का काम करते हैं। फिर इसमें आते हैं जियोनाइट। जियोनाइट बेसिकली टाइटेनेट्स होते हैं, ये ऑक्साइड्स का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें ज्यादा कंसंट्रेशन ऑक्साइड्स की होती है, प्लस इसमें टाइटेनियम ऑक्साइड पाया जाता है। टाइटेनियम ऑक्साइड मेन वाइटनिंग एजेंट है जो डिफरेंट जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। उसको फूड इंडस्ट्री में भी टाइटेनियम ऑक्साइड को यूज करते हैं यहाँ से एक्सट्रैक्ट करने के बाद और प्योरीफाई करने के बाद, क्योंकि इसमें 20 से 30% तक टाइटेनियम ऑक्साइड होता है जो ये यट्रियम ग्रुप मेटल्स के साथ ऑक्साइड्स की फॉर्म में कोएग्जिस्ट कर रहा होता है। उसको सेपरेट करने के बाद व्हाइटनिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। वो व्हाइटनिंग इंडस्ट्री फूड की भी है। ये जितने भी आपके पास मिल्क पैक्स होते हैं, ड्राई मिल्क यूज हो रहा होता है टी व्हाइटनर्स में, उनमें टाइटेनियम ऑक्साइड डाला जाता है, जैसे एवरीडे मिल्क है या ये तरंग और ये दूसरे जो आप टी व्हाइटनर्स देखते हो आम मार्केट में अब तो मिलते हैं, उनमें व्हाइटनिंग एजेंट के तौर पे टाइटेनियम ऑक्साइड मिलाते हैं। उसके बाद कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, उसमें व्हाइटनिंग एजेंट्स में ये पाउडर है या ये जितनी क्रीमें हैं व्हाइटनिंग रंग गोरा करने वाली, उन सब के बीच में ये व्हाइटनर के तौर पे ऐड किया गया होता है। फिर पेंट इंडस्ट्री है। पेंट इंडस्ट्री में भी इसको व्हाइट पेंट में टाइटेनियम को ऐड किया जाता है ऑयल सस्पेंशन के बीच में डिसॉल्व करके, क्योंकि पानी में ये आराम से डिसॉल्व नहीं होता, तो ऑयली सस्पेंशंस बना के तो पेंट में भी इसको व्हाइट पेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो उसका मेन सोर्स यही जियोनाइट ओर है, जिसको साथ में वो यट्रियम ग्रुप मेटल्स या यट्रियम ग्रुप के ऑक्साइड्स होते हैं और कुछ क्वांटिटी जो है वो टाइटेनियम ऑक्साइड्स की मिलती है। अब जमीन में ये सारे के सारे ऑक्साइड्स पाए तो जाते हैं। अब इनको निकाल के करना क्या होता है आगे, आप इससे एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं? हम लोग मेनली जो करते हैं एक्सट्रैक्शन वो मोनाजाइट ओर में से करते हैं, क्योंकि एशियन कंट्रीज में सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो मोनाजाइट या जेनोटाइन, यानी जो शुरू में आपने 2 पढ़ी थी वो वाली ओर्स जमीन में ज्यादा मिलती हैं। पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में जो ये एशियन कंट्रीज आते हैं, इनमें ज्यादा मोनाजाइट ओर होती है। जमीन में से जब वो निकाली जाती है तो सबसे पहला काम होता है उसको क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, यानी छोटे पीसेस में कन्वर्ट करना और पाउडर में कन्वर्ट करना। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग इज द फर्स्ट स्टेप। उसमें डिफरेंट चीजें इस्तेमाल होती हैं, जॉ क्रशर्स इस्तेमाल होते हैं, उनको बड़े बड़े जैसे ये रोड पे कहीं पे कूड़ा उठा रहे होते हैं या भारी चीजें, भारी पत्थर उठा रहे होते हैं ना, तो उन्होंने वो जॉ क्रशर टाइप की चीज होती है, उसकी मदद से उसको उठा के तो वो ट्रक में भर रहे होते हैं। इसी तरह से पहाड़ों पे से भी जब वो तोड़ते हैं तो पहले रॉक्स में से या जिधर भी खुदाई हो रही होती है, या तो खोदने के लिए वो फायर क्रैकर्स यूज करते हैं, वहां पे धमाका किसी चीज की मदद से करके उनको छोटे हिस्सों में तकसीम करते हैं, पहाड़ में से तोड़ के या जमीन में से तोड़ के।
ब्लास्टिंग करने के बाद वो छोटे टुकड़ों में जब आ जाता है तो उन छोटे टुकड़ों को कलेक्ट किया जाता है और जॉ क्रशर की मदद से और फाइन में चेंज करने के बाद बॉल मिल्स होती हैं उनमें से या रोलर क्रशर्स में से गुजारा जाता है। जैसे जब सड़क बन रही होती है तो वो बजरी वगैरह डाल के ऊपर से रोलर गुजारते हैं, तो वो फाइन पाउडर में वो चेंज होके वो उधर चिपक जाता है सारा पाउडर। इस तरह से वो रोलर्स बड़े साइज के होते हैं जो ये बड़े टुकड़ों को पाउडर बनाने में इस्तेमाल होते हैं। या बॉल मिल्स होती हैं, उनमें स्टील के बॉल्स होते हैं और वो जैसे आप कह लो 12 फुट या 24 फुट की मिल होती है, बहुत लंबे लंबे कॉलम्स की फॉर्म में स्टील की वो उसकी कंस्ट्रक्शन होती है कॉलम्स की। उन कॉलम्स के बीच में बॉल्स स्टील के हैवी बॉल्स भरे हुए होते हैं। जब ये छोटे टुकड़ों को उसके बीच में डालते हैं और वो बॉल्स स्टील के बॉल्स ज्यादा तेजी से मूव करते हैं तो उन बड़े टुकड़ों का आगे फाइन पाउडर बन जाता है। जितना फाइन पाउडर होगा उतनी उसकी प्रोसेसिंग करना या उतना उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। जितना सरफेस एरिया ज्यादा हो उतना अच्छा वो रिएक्ट कर सकता है किसी भी केमिकल के साथ, ताकि आप उसको डिसॉल्व करके आगे उसका कोई सॉल्ट बना सको या उसमें से एक्सट्रैक्शन करवा सको। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, इसमें काफी सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं कि जमीन में से पहले आपने उसको निकालना है ब्लास्टिंग के थ्रू या खोद के या किसी तरीके से उसको जब जमीन से निकालते हैं तो वो बड़े टुकड़ों को आगे ग्राइंडिंग करके फाइन पाउडर में चेंज करना। उसके बाद उसकी कंसंट्रेशन ऑफ ओर की जाती है कि उसमें से ओर्स की क्वांटिटी ज्यादा हो जाए और अनवांटेड मटेरियल जो है वो बीच में से निकल जाए, मिट्टी निकल जाए, रेत निकल जाए और जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको वॉशिंग के थ्रू रिमूव करवाया जाता है। फिर क्रैकिंग ऑफ ओर की जाती है। इसका मतलब है क्रैकिंग का कि आप जो अनसॉलेबल चीज है उसको सॉलेबल फॉर्म में लेके आए। जमीन में से जब निकल रही होती है तो वो ऑर्थोफॉस्फेट्स जो होते हैं उसके साथ बाज ऑक्साइड्स भी लगे होते हैं और भी दूसरे सॉल्ट्स लगे हुए होते हैं। उनको हम सॉलेबल नाइट्रेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं या सॉलेबल क्लोराइड्स की फॉर्म में एसिड के साथ रिएक्शन करवा के या बेस के साथ रिएक्शन करवा के वो क्रैकिंग उस प्रोसेस को कहते हैं कि आप एसिड्स के साथ या बेस के साथ उसको रिएक्ट करवा के एट द एंड सॉलेबल सॉल्ट में कन्वर्ट करते हो। वो सॉलेबल सॉल्ट आगे उसकी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में इस्तेमाल किए जाएंगे और इलेक्ट्रोलिसिस से मेटल बनती है। इलेक्ट्रोलिसिस या प्रिपरेशन ऑफ मेटल से पहले एक स्टेप होता है सेपरेशन ऑफ इंडिविजुअल लैंथेनाइड्स, यानी आपने जब उसको सॉलेबल सॉल्ट में कन्वर्ट किया उस वक्त तो बीच में लाइटर लेंथनाइड्स भी थी, हैवियर लेंथनाइड्स भी थी, उनको भी पहले आपस में क्रोमेटोग्राफिक मेथड के थ्रू या GCHPLC के थ्रू या फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू अलग अलग करना है, क्योंकि जितना प्योर सोल्यूशन होगा जो आप इलेक्ट्रोलिसिस के लिए इस्तेमाल करोगे उतनी प्योर मेटल बनेगी। अगर आपने ऐसा ही सोल्यूशन ले लिया जिसको आपने सॉलेबल सॉल्ट में कन्वर्ट किया था तो वो किसी एक मेटल का सॉल्ट नहीं था, उसमें सारी की सारी लाइटर लेंथनाइड्स मिली हुई होती हैं। आप जब प्रोसेसिंग कर रहे होते हो तो उसमें से आप अनवांटेड मटेरियल से मुराद हमारी ये होती है लेंथनाइड के अलावा जो चीज है, लेकिन लेंथनाइड्स आपस में सीरियम है, प्रेजोडाइमियम है, नियोडाइमियम है, वो सारी की सारी को एग्जिस्ट करती हैं और उनकी सेपरेशन आपस में करवाना मुश्किल होता है। उसमें फिर ओल्ड मेथड यूज होते हैं और कुछ जगह पे न्यू मेथड। ओल्ड मेथड हमारे पास उसमें आगे फर्दर क्लासिफिकेशन आ जाती है जिनमें सादा आप ग्लासवेयर इस्तेमाल करते हो या हीटिंग का तरीका इस्तेमाल करते हो, और न्यू मेथड में इंस्ट्रूमेंटेशन आ जाती है। जैसे मैं आप क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स बोल रही हूँ कि वो GC है, HPLC है, उस तरह के टेक्निक्स आ जाती हैं जिसके थ्रू इंडिविजुअल लेंथनाइड्स को सेपरेट किया जाता है। फिर सेपरेट करने के बाद जो प्योर सॉल्यूशंस हमारे पास आते हैं उन प्योर सॉल्यूशंस की इलेक्ट्रोलिसिस करवा के प्योर मेटल्स प्रोड्यूस करवाई जाती हैं। ये स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ लेंथनाइड्स में या किसी भी मेटल के, आप कह लो कि प्रोसेसिंग के दौरान कि किसी भी मेटल को आपने एक्सट्रैक्ट जब जमीन से करना है तो पहले वो बड़े टुकड़ों को हम छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं, छोटे टुकड़ों को ग्राइंड करके फाइन पाउडर में चेंज करते हैं। उसके बाद उसमें से ओर्स की कंसंट्रेशन ज्यादा की जाती है, अनवांटेड सिलिका या रेत है
या डस्ट पार्टिकल्स हैं या आयरन इम्प्योरिटीज हैं, उन सबको रिमूव करवाया जाता है। फिर अनसॉलेबल जो मटेरियल है उसको सॉलेबल मटेरियल में एसिड क्रैकिंग के थ्रू या बेस क्रैकिंग के थ्रू सॉलेबल सॉल्ट में कन्वर्ट किया जाता है। फिर इंडिविजुअल मेटल आयंस को सेपरेट किया जाता है और एट द एंड उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करवा के प्योर मेटल प्रोड्यूस कराई जाती है। ये जो 5 स्टेप की कहानी यहाँ पे लिखी हुई है, इन 5 स्टेप्स की डिटेल आगे बारी बारी आप पढ़ोगे। अब सबसे पहले आता है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, कि आप जॉ क्रशर और रोलर क्रशर्स की मदद से बड़े टुकड़ों को छोटों में कन्वर्ट करते हो, और फिर बॉल मिल्स होती हैं जो आगे फाइन ग्राइंडिंग करके फाइन पाउडर प्रोड्यूस करवाती हैं। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ ओर आती है, जिसमें बड़े पार्टिकल्स को और जो सिलिका के पार्टिकल्स या बीच में आयरन इम्प्योरिटीज होती हैं उनको रिमूव करवाना होता है। उसके लिए विल्फले टेबल्स होते हैं। विल्फले टेबल्स की यहाँ पे डायग्राम नहीं है, लेकिन जिगजैग टाइप टेबल्स होते हैं। ये इसी तरह से है जैसे घरों में अगर आपने चावल साफ करते हुए देखा हो कि वो छाछ से उसको छाट रहे होते हैं, या बड़ी बड़ी स्लाइडिंग टेबल्स होती हैं, उन पे भी मैकेनिज्म वही होता है जिस तरह घरों में वो सेपरेट करते हैं, कि आप जब हैवी चीज को करोगे, इस तरह से हिलाओगे किसी बड़ी ट्रे के ऊपर रख के, तो हैवी चीज जो है वो पीछे की तरफ जाएगी और लाइटर चीज आगे की तरफ जाएगी। इस प्रिंसिपल की बेस पे ये विल्फले टेबल्स होते हैं। ये ऐसे जैसे बड़े शीट्स या टेबल्स की फॉर्म में कुर्सियों वो स्टेयर्स की तरह अरेंज हुए हुए होते हैं, और उन स्टेयर्स के ऊपर से आप कोई चीज गिराना शुरू करो, वो स्टेयर्स हिल रही हूं, ये उस तरह से ये विल्फले टेबल अरेंज हुए होते हैं। जब इन स्टेयर्स को ऊपर से जब चीज डाली जाती है और वो विल्फले टेबल जिगजैग मोशन में हिलना शुरू करते हैं, तो हैवियर होता है इसमें से सैंड पार्टिकल्स, और लाइटर होते हैं लेंथेनाइड्स या मोनाजाइट में से आप कह लो कि लेंथेनाइड जो हैं वो हल्की हैं। वो पीछे नीचे कलेक्टर पड़ा होता है, या जिसे आप कह लो कि टैंक पड़ा होता है, जिसमें वो आपने अपना मटेरियल इकट्ठा करना होता है, जो आपका डिजायर्ड मटेरियल है। ये सीढ़ियां सी जो बनी विल्फले टेबल्स होते हैं, ये आगे को मूव करते जाते हैं। रेत इसमें से आगे गुजर जाती है, वो सारी की सारी नीचे को गिरती जाती है, रिफल अप होती जाती है, आगे मूव करती जाती है। और जो आपके पास लेंथेनाइड मटेरियल होता है वो सारे का सारा नीचे कंटेनर में इकट्ठा हो जाता है। वो जो कंटेनर में पाउडर इकट्ठा होता है उसमें से फिर आयरन इम्प्योरिटी रिमूव कराने के लिए उसको इस तरह की बेल्ट के ऊपर से गुजारते हैं। ये बेल्ट जो है ये मैग्नेटिक बेल्ट होती है, यानी ये अपने साथ मैग्नेट को, आयरन इम्प्योरिटीज को अपने साथ अटैच कर लेती है। तो जो हमारा मोनाजाइट ओर वाला फॉर्म में पाउडर फॉर्म है, वो पाउडर आगे जाता है और उसके बीच में से जो आयरन इम्प्योरिटी है वो यहाँ पे इकट्ठी होती जाती है, और वो इस टेबल के साथ एक तरह से रिमूव कर करके उसको अलग करते जाते हैं। उस आयरन इम्प्योरिटी को अलग कर लिया, और जो हमारे पास पाउडर फॉर्म में आ रहा होता है उसको आगे लेंथेनाइड को अगली बेल्ट पे शिफ्ट कर देते हैं, या आगे अगले प्रोसेस के लिए शिफ्ट कर देते हैं। उसको फिर इस तरह की फ्रॉथ फ्लोटेशन यानी बड़े टैंक में वॉशिंग के लिए डस्ट इम्प्योरिटीज को रिमूव कराने के लिए शिफ्ट करते हैं। उसमें जैसे सरफ में आप कपड़े भिगोते हो तो जितनी वो गंद होता है वो ऊपर झाग की फॉर्म में आ जाता है, उसी तरह से इसमें वॉशिंग एजेंट डाले जाते हैं जो डस्ट पार्टिकल्स को अपने साथ मिला के ये फोम की तरह ऊपर आ जाते हैं। इन फोम को, ये अच्छी खासी थिक फोम की फॉर्म में ये ऊपर तैरना शुरू हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। कि आपके पास जो मिनरल जिसको आप प्रोसेस करना चाहते हो वो सारी की सारी हैवी होने की वजह से नीचे सेटल डाउन हो जाती है, और जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो फ्रॉथ की फॉर्म में यानी झाग की फॉर्म में डस्ट पार्टिकल्स मिल के ये ऊपर सरफेस पे आ जाते हैं। बीच में एयर ब्लो की जाती है ताकि अच्छी तरह से मिक्सिंग हो जाए, या वैसे उसको किसी स्टेरर की मदद से स्टेरर किया जाता है ताकि अच्छी से मिक्सिंग होके जितनी मैक्सिमम बीच में से डस्ट पार्टिकल्स रिमूव करवाए जा सकते हैं उनको रिमूव कर दिया जाए। डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करवाने के बाद ये सारी की सारी फ्रॉथ ऊपर से हटा दी जाती है और ये पानी डिकेंट कर दिया जाता है, यानी सादा लफ्जों में कह लो जैसे चावल आपने घर में कभी धोते देखा हो अपनी अम्मी को या किसी बड़े को, वो चावल जब पानी में हिलाते हैं ना तो ऊपर जितना वो गंद आता है वो ऊपर तैरना शुरू हो जाता है, वो पानी ऊपर से गिरा दिया जाता है, नीचे चावल बच जाते हैं।
सेम इसी तरह से ये मोनाजाइट ओर के ऊपर ये जितना ये फ्रॉथ की फॉर्म में आया होता है, इस फ्रॉथ को ऊपर से रिमूव करवा दिया जाता है, डिकेंट कर दिया जाता है, और नीचे आपके पास ये काफी हद तक प्योर फॉर्म में और कंसंट्रेट होके नीचे पाई जाती है। इस कंसंट्रेटेड ओर की फिर आगे प्रोसेसिंग करते हैं, उसकी क्रैकिंग प्रोसेस आगे स्टार्ट होता है। क्रैकिंग अभी मैंने आपको बताया था कि उसका मतलब होता है कि जो अनसॉलेबल सॉल्ट है उसको सॉलेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। उसके लिए या आप एसिड यूज करते हैं या बेस, दोनों प्रोसेस यूज किए जाते हैं। एसिड अगर यूज करना हो तो उसके लिए सल्फ्यूरिक एसिड वाला प्रोसेस यूज होता है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड या किंग ऑफ एनिमल्स, किंग ऑफ केमिकल्स कहलाते हैं, या उसको ओलियम भी कहते हैं, जो इन प्रोसेस में इन इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। और अल्कलीज में सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडे का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि और बड़े बड़े ड्रम्स के बीच में रख के उसको उबाला जाता है, और उसमें उबालते हुए साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड का 73% यानी अच्छा खासा सैचुरेटेड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो डाल के उसको 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक बॉईल करते हैं। बॉईल करने के बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता कूल करना शुरू करते हैं, तो हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं। एक हमारे पास आ जाता है सॉल्यूशन, और दूसरा आपने फिल्टर जो किया होता है वो सॉलिड। सॉलिड में हमारे पास रेजिड्यू है, इम्प्योरिटीज जो हैं वो हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में और फॉस्फेट सिलिकेट्स की फॉर्म में वो सारी की सारी फिल्टर आउट हो जाती हैं, इम्प्योरिटीज निकल जाती हैं। जो हमारे पास ये सॉलिड्स निकलते हैं, इन सॉलिड्स को आगे फिर HCl के साथ ट्रीट करके इनकी pH 3.4 तक आप एडजस्ट करते हो, और फिर इसको आप आगे प्रोसेस करते हो। ये वाली फ्लो शीट्स आपको नेक्स्ट टाइम मैं करवाऊंगी, लेकिन ये क्रैकिंग प्रोसेस अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस क्रैकिंग प्रोसेस के थ्रू आगे फर्दर आप प्योरिफिकेशन और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को स्टडी करोगे कि कैसे की जाती है। इसमें से अगर आप कुछ पूछना चाहो, पढ़ के देखना एक दफा, फिर जो पूछना चाहोगे तो वो मुझे बता देना या व्हाट्सएप करके पूछ लेना, मैं आपको समझा दूंगी। लेकिन इसको एक दफा गो थ्रू करें। मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में स्टार्टिंग तरीका बताया हुआ है और ओर्स का प्रोसीजर बताया हुआ है, उसके थ्रू आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो और आगे लेके जा सकते हो कि किस तरह से आपने करना है। थैंक्स फॉर योर कंसंट्रेशन। अल्लाह हाफिज।